हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 19 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं नेशनल जूट बोर्ड, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के बारे में, किसका इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। देन हम देखेंगे किम्बरले प्रोसेस 2026 के बारे में, भारत मारीटाइम इंश्योरेंस पूल के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये जो संस्था है ये हाल ही में न्यूज में रही है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the National Jute Board, consider the following statements. तो यहाँ पर राष्ट्रीय जूट बोर्ड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008। सेकेंड स्टेटमेंट है, द बोर्ड ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और थर्ड स्टेटमेंट है, वन ऑफ इट्स की फंक्शन इज टू प्रोवाइड सोलिस्टिक इंसेंटिव्स टू द चिल्ड्रन ऑफ जूट वर्कर्स। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो नेशनल जूट बोर्ड है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो नेशनल जूट बोर्ड है ये ऑपरेट किया जाता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। आप देख सकते हैं। So the National Jute Board is a statutory body governed by the National Jute Board Act of 2008 and formally enacted in February 2009. Although the NJB works closely with the farmers, it operates under the Ministry of Textiles, not Ministry of Agriculture. This is because its primary mandate is the overall development of the jute industry, including organized and decentralized sectors to make them globally competitive. So the National Jute Board has a social welfare component. It extends scholastic incentives to the children of workers in the jute sector and addresses health-related issues within the workforce. So this holistic approach ensures that the development of the sector includes the well-being of the human capital involved. Other functions of the board include research and development for innovative jute applications, providing financial assistance for the modernization of mills, and promoting Indian jute in international markets. So by bridging the gap between technological innovations and field level implementation, the NJB aims to increase India's share in the global jute market. सो अभी हाल ही में ये नेशनल जूट बोर्ड काफी न्यूज में रहा बिकॉज इट हैज एक्सपेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा टू मॉडर्नाइज क्रॉप मॉनिटरिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the Commonwealth Games 2030 scheduled to be hosted according to the recent nationwide engagement initiatives?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में शुरू की गई जो राष्ट्रव्यापी पहले हैं उनके अनुसार राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी कहां पर निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटका या फिर मुंबई महाराष्ट्र। आपको बताना है 2030 में आयोजित जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनका आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो उनका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद गुजरात में। आप देख सकते हैं The Ministry of Youth Affairs and Sports announced that the Sports Authority of India and My Bharat have launched 3 nationwide engagement initiatives ahead of the Commonwealth Games 2030. So the news content explicitly states that in the run-up to Commonwealth Games 2030, the event is set to be hosted in Ahmedabad, Gujarat. And the engagement campaigns were launched jointly by the Sports Authority of India in collaboration with the My Bharat. So these initiatives aim to promote sporting spirit, creativity, and youth participation across the country, building excitement around the vision of Commonwealth Games 2030 in Bharat. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of India's chairship for the Kimberley process in 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2026 में जो किम्बरली प्रक्रिया है उसकी अध्यक्षता भारत ने किस थीम के अंतर्गत की है? आपके ऑप्शंस हैं क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, सेकंड conflict free cooperation and community support, थर्ड सर्टिफिकेशन कॉमर्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कस्टम्स क्लियरेंस। आपको बताना है हाल ही में संपन्न हुआ जो किम्बरली प्रोसेस की मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, इसका थीम क्या रहा है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसकी थीम रही है क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस। आप देख सकते हैं The Ministry of Commerce and Industry announced that India hosted the Kimberley Process Intersessional Meeting 2026 in Mumbai. And the primary focus of the 2026 chairship revolves around 3 C's, जो कि है credibility, compliance and consumer confidence in the natural diamond sector. So this theme places a strong emphasis on strengthening the future of responsibly sourced natural diamonds through constructive dialogue and international collaboration. So addressing the gathering, Sri Suchendra Mishra highlighted that natural diamonds represent a sustainable product and the Kimberley process remains one of the most progressive certification systems globally. The deliberations focused on the implementation of Kimberley Process Certification Scheme, monitoring and compliance mechanisms, artisanal and alluvial diamond production and statistics. So Kimberley Process Certification Scheme जो है इसको establish किया गया था to the United Nations General Assembly Resolution 55/56 और इसका एम है to prevent the flow of conflict diamonds into the legitimate global diamond trade. So at present, the Kimberley process has
60 participants representing 86 countries. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Bharat Maritime Insurance Pool recently seen in the news. तो यहाँ पर भारत समुद्री बीमा पूल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज बीन क्रिएटेड टू इंश्योर uninterrupted maritime insurance coverage for Indian flagged vessels only. Or second, it will provide coverage for a wide range of maritime risks including hull and machinery, cargo and war risk insurance. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रहा ये जो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। So the Department of Financial Services formally inaugurated India's domestic insurance pool, that is Bharat Maritime Insurance Pool. And it was launched by the central government as a $1.5 billion domestic insurance mechanism backed by a sovereign guarantee of $1.4 billion or nearly 12,980 crore rupees. So ये जो BMIP है, it has been created to ensure uninterrupted maritime insurance coverage from Indian flagged or Indian controlled vessels as well as ships operating to and from India. So it will provide coverage for a wide range of maritime risks, including hull and machinery, cargo protection and indemnity, and war risk insurance. So policies will be issued by domestic insurers that are pool members using the combined underwriting capacity of the pool. So under these structures, claims up to $100 billion will be met through pooled capacity, while higher claims will be backed by the sovereign guarantee after exhausting reserves and reinsurance arrangements. आप ध्यान रखेंगे द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल एक्ट एज द पूल एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दिस इनिशिएटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो यहां पर अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एंड सेकंड, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। आपको बताना है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मेंबर है।
आप देख सकते हैं। So recently, the Government of India and International Fund for Agricultural Development launched a new 8-year country strategic opportunities program, जिसका टाइम पीरियड है 2026 to 2033. So इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, साथ ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, and it was established as an international financial institution in 1977 through United Nations General Assembly resolution. इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर इन रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. And this organization is the only UN agency exclusively dedicated to transforming agriculture, rural economies, and food systems. So it seeks to empower rural people to increase their food security, improve the nutrition of their families, and its projects and programs are carried out in remote and environmentally fragile locations, including least developed countries and small island developing states. Also, ये जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, इट इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप. आप ध्यान रखेंगे, ये जो IFAD है, इट करेंटली हैज 180 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया. और आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया IFAD का फाउंडिंग मेंबर है. गवर्नेंस की बात करें तो इट्स गवर्निंग काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विच मीट्स एवरी 3 years. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With reference to the Indian Ocean Rim Association, consider the following statements. So यहाँ पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द रिम ऑफ द इंडियन ओशन. और सेकेंड स्टेटमेंट है, इट प्रमोट्स सस्टेनेबल ग्रोथ एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड मेंबर स्टेट्स. थर्ड स्टेटमेंट है, इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहां पर केवल 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड. थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं, रिसेंटली the 10th edition of the Indian Ocean Dialogue was organized by the Ministry of External Affairs in collaboration with the Indian Ocean Rim Association Secretariat. So ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टैब्लिश किया गया 1997 में एज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द रिम ऑफ द इंडियन ओशन. So it was formerly known as the Indian Ocean Rim Initiative and the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. So it has members from Africa, West Asia, South Asia, Southeast Asia, Europe, and Oceania. And it currently comprises 23 member states and 12 dialogue partners. So Indian Ocean रिम एसोसिएशन जो है
इसके जो 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो एरियाज हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड ब्लू इकोनॉमी। सो इस एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना सस्टेनेबल ग्रोथ, फोकस करना ऑन द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ऑल्सो टू प्रमोट liberalization and remove impediments and lower barriers. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।